साल 2012 तमिलनाडु के कल्पाकम में एक हाईली सिक्योर्ड रिएक्टर कंट्रोल रूम में इंडियन साइंटिस्ट्स की टीम एक ऐसी मशीन बनाने की ट्राई कर रही है जो कंज्यूम करने से ज्यादा फ्यूल खुद बना ले। उनका टारगेट था क्रिटिकलिटी अचीव करना, मतलब रिएक्टर को स्टेबल करके उसके अंदर चलने वाली रिएक्शन को खुद से चलाना। और ये स्ट्रगल 1-2 साल नहीं, करीब 20 साल चला। लेकिन फाइनली अप्रैल 2026 में पीएम मोदी का एक ट्वीट आता है, कल्पाकम्स प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैज अचीव्ड क्रिटिकलिटी। रशिया के बाद इंडिया दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री बन गई जिसने कमर्शियल स्केल पर इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली अचीव किया। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इस न्यूज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई, इसे उतनी वेटेज और हाइप नहीं मिली जिसका ये हकदार था। पर अगर आप इस एक अचीवमेंट के असली मायने समझे तो इंडिया अब लिटरली एक ग्लोबल न्यूक्लियर विश्वगुरु बन चुका है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया को हमेशा के लिए पूरी दुनिया में एक एनर्जी पावर हाउस बना सकती है। मैं हूं जील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1 द ट्रैप। इस एक रिएक्टर की इंपॉर्टेंस समझने के लिए पहले हमें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझनी होगी। इसीलिए पहले इस प्रॉब्लम की डेप्थ को समझते हैं। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। हम आज चाहे जितनी भी डिजिटल इकोनॉमी की बात कर ले, हमारी ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारी 88% प्राइमरी एनर्जी आज भी फॉसिल फ्यूल से ही आती है। हम अपनी ज़रूरत का 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। स्टील बनाने के लिए जो कोकिंग कोल चाहिए उसका 60% इंपोर्ट होता है और नेचुरल गैस का भी 55% इंपोर्ट ही हो रहा है। टोटल एनर्जी के लिए जो $260 बिलियन हम हर साल बाहर भेज रहे हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारे लिए सिर्फ एक वेल्थ ट्रांसफर ही है जो इंडिया से निकलकर मिडिल ईस्ट और रशिया की तरफ जा रहा है। और ये सिचुएशन आगे चल के तो और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। IEA या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का प्रोजेक्शन है कि 2047 तक इंडिया की टोटल एनर्जी डिमांड, जैसे फैक्ट्रीज चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, फार्म्स के लिए यूरिया बनाने वाली गैस और गर्मी से बचने के लिए जो हम एसी चलाते हैं, इन सब चीज़ों की डिमांड 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम इसी एग्जैक्ट डिपेंडेंसी मॉडल के साथ आगे बढ़ते रहे तो ये इंपोर्ट का जो बिल अभी 260 बिलियन का आ रहा है वो $700 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। और इसके ऊपर एक और प्रेशर है क्लाइमेट का। जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन ने ऑफिशियली अपना कार्बन बॉर्डर टैक्स यानी CBAM इम्प्लीमेंट कर दिया है। मतलब अगर इंडिया अपनी स्टील, एल्यूमिनियम या सीमेंट यूरोप को बेचती है तो उस पर एक्स्ट्रा हैवी पेनल्टी टैक्स लगेगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो प्रोडक्ट्स कोल पावर्ड फैक्ट्रीज में बने हैं। दुनिया एक्टिवली इंडिया को क्लीन एनर्जी अडॉप्ट करने के लिए इकोनॉमिकली फोर्स कर रही है। और सच्चाई तो ये है कि हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए भी हमें ये ट्रांजिशन चाहिए। तो फिर इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है? चैप्टर 2 द रिन्यूएबल्स ट्रैप। अब एक समझदार इंसान कहेगा ऑब्वियसली इसका आंसर तो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर और विंड। और ये कुछ हद तक सही भी है। इंडिया ने इस सेक्टर में जेन्युइनली बहुत बड़े स्केल पर काम किया है। हमने डेडलाइन से बहुत पहले ही 140 गीगावाट से ज्यादा सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल कर ली है। विंड एनर्जी में भी हम 55 गीगावाट्स क्रॉस कर चुके हैं। हमारा क्लियर टारगेट है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट्स नॉन फॉसिल कैपेसिटी हिट करेंगे। बट ये नंबर्स ना सिर्फ पेपर पे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लोगों को ज्यादातर नहीं दिखती। सोलर पावर रात को काम नहीं करता, विंड पावर भी विंडी डेज पर ही पावर जनरेट करती है और हमारी इकोनॉमी को 24/7 चलना है। हमारी फैक्ट्रीज और डेटा सेंटर्स को अनइंटरप्टेड पावर चाहिए। तो जब सनसेट हो जाता है और हवा रुक जाती है तब ये पावर कहाँ से आएगी? वेल, इसका भी एक सोल्यूशन है, बैटरी स्टोरेज। कैलकुलेशंस के हिसाब से इंडिया को 2047 तक ऑलमोस्ट 3000 गीगावाट आवर्स की बैटरी कैपेसिटी चाहिए होगी। और आज हमारी एक्चुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है पता है? 1 गीगावाट आवर से भी कम। इसका मतलब है कि हमें अगले 20 सालों में अपनी बैटरी कैपेसिटी में 3000 टाइम्स बड़ा जंप चाहिए। और यहाँ पे आती है सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल ट्रैप भी, कि ये बैटरीज बनती है लिथियम आयन सेल से और इस वक्त दुनिया की ऑलमोस्ट सारी लिथियम और बैटरी सप्लाई चेन्स पर चाइना की ही मोनोपोली है। तो प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी मिडिल ईस्टर्न क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी को चाइनीज बैटरी की डिपेंडेंसी से रिप्लेस ही कर रहे हैं बस। यानी एक जाल से निकलकर दूसरे में फंस रहे हैं। एंड इवन रिन्यूएबल एनर्जी लॉजिस्टिक्स और हैवी ट्रांसपोर्ट को भी नहीं चला सकती। ट्रक्स, प्लेन्स, शिप्स, इन सब के लिए क्रूड ऑयल ही चाहिए। सो प्रैक्टिकली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जो इंडिया के एनर्जी सोर्स को कंटिन्यूअसली 24/7 पावर दे सके, जिसमें कोई कार्बन एमिशन भी ना हो और सबसे बड़ी बात कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी हो। चैप्टर 3 भाभा's मास्टर प्लान। इस प्रॉब्लम का अंदाजा एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट को 1950s में ही आ गया था और उन्होंने तब से उस पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया था।
पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारा कंट्री एक ऐसा न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन था जिसके पास ना तो कोई ज्यादा कैपिटल था, ना एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही ग्लोबल सुपर पावर्स का सपोर्ट। लेकिन हमारे पास थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने जब इंडिया का जियोलॉजिकल रिसोर्स मैप प्रॉपरली देखा तो उन्हें एक रियलिटी चेक मिला कि दुनिया के एडवांस्ड नेशंस यूरेनियम पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्ड कर रहे थे, लेकिन इंडिया के पास दुनिया के टोटल यूरेनियम रिजर्व्स का सिर्फ मुश्किल से 1 या 2% ही था। लेकिन उसी मैप पे उन्हें एक और चीज मिली जो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की कोस्टलाइंस की सैंड में उन्हें दिख रहा था, थोरियम। ये बेसिकली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो यूरेनियम से कहीं ज्यादा सेफ और एफिशिएंट है। डॉक्टर भाभा ने रियलाइज किया कि इंडिया के पास अकेले दुनिया का ऑलमोस्ट 25% थोरियम रिजर्व्स पड़ा है। कुछ मॉडर्न एस्टिमेट्स तो इस फिगर को और भी ज्यादा बताते हैं। यूरेनियम से थोरियम 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। सोचिए, 1 टन थोरियम की एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन टन्स ऑफ कोल। इंडिया के पास लगभग 8.46 लाख टन्स रिकवरेबल थोरियम है। अगर आप बेसिक मैथ्स लगाए तो ये अकेला रिसोर्स इंडिया को आने वाले 400 साल तक बिना किसी डिपेंडेंसी के कंटिन्यूअस पावर दे सकता है। लेकिन थोरियम को यूरेनियम की तरह सीधा रिएक्टर में डालकर जलाया नहीं जा सकता। ये पहले से फिसाइल नहीं होता, इसे पहले एक रिएक्शन साइकिल के थ्रू कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको सॉल्व करने के लिए होमी भाभा ने एक लेजेंडरी 3 स्टेज मास्टर प्लान डिजाइन किया था, एक ऐसा विजन जिसे इंप्लीमेंट होने में सालों नहीं बल्कि डेकेड्स लगने वाले थे। स्टेज 1 में हमने अपना थोड़ा सा डोमेस्टिक यूरेनियम हैवी वाटर रिएक्टर्स में यूज किया। इस फेज का मेन गोल सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाना नहीं था, बल्कि उस फ्यूल साइकिल के बाई प्रोडक्ट प्लूटोनियम को इकट्ठा करना था। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आप अपनी पहली फसल या हार्वेस्ट से सीड्स बचा कर रखते हैं अगले सीजन के लिए। आज इंडिया में 24 ऐसे रिएक्टर्स स्मूथली रन कर रहे हैं, यानी स्टेज 1 सक्सेसफुली चल रहा है। स्टेज 2 इस मास्टर प्लान का सबसे क्रिटिकल और सबसे डेंजरस पार्ट है। इसमें हम उस इकट्ठा किए हुए प्लूटोनियम को एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फीड करते हैं। ये रिएक्टर स्पेशली डिजाइन किया गया है कि ये जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा नया फ्यूल जनरेट कर देता है। और इसी इंटेंस रिएक्शन प्रोसेस के वक्त हम अपना अबंडेंट थोरियम इस रिएक्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो कन्वर्ट होकर यूजेबल फ्यूल बन सके। और यही रीजन है कि 6 अप्रैल 2026 की रात इतनी हिस्टोरिक थी। कल्पाकम में उस रात ऑफिशियली इंडिया का स्टेज 2 स्टार्ट हो गया था। इस एक स्टेप के सक्सेसफुल होने का मतलब है कि हम स्टेज 3 के दरवाजे पर खड़े हैं, जहां कन्वर्टेड फ्यूल और एंडलेस थोरियम मिलकर इंडिया को परमानेंटली एनर्जी इंडिपेंडेंट बना देंगे। चैप्टर 4 द इंजीनियरिंग नाइटमेयर। अब समझते हैं कि 6 अप्रैल को जो हुआ वो इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स फास्ट रहने चाहिए, तभी वो ज्यादा फ्यूल जनरेट कर सकते हैं। उसे पानी से ठंडा नहीं कर सकते क्योंकि पानी न्यूट्रॉन्स स्लो कर देता है। इसीलिए इंडियन इंजीनियर्स को एक अलग कूलेंट ढूंढना था एंड दे चोज लिक्विड सोडियम। ये इंजीनियरिंग का वो सपना था जिसने इंजीनियर्स की नींद उड़ा दी थी। सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो हवा के कांटेक्ट में आते ही तेजी से और बहुत ज्यादा आग पकड़ लेती है। अगर इसका एक ड्रॉप भी पानी से टच हो जाए तो बड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट पता है क्या है? लिक्विड सोडियम पूरी तरह से ओपेक होता है। इसका मतलब कल्पाकम के PFBR रिएक्टर में 1750 टन लिक्विड फायर कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है। और अगर अंदर कोई फॉल्ट आता है तो इंजीनियर्स को कंप्लीटली ब्लाइंड होकर ही ऑपरेट करना पड़ता। ये इतना एक्सट्रीम है कि पूरी दुनिया ने इस पर हार मान ली थी। जापान ने 1995 में अपना मॉन्जू रिएक्टर बनाया। वहां सिर्फ एक छोटा सा सोडियम लीक हुआ और रिएक्टर में आग लग गई, और वो इतना डिजास्ट्रस था कि उन्हें फैसिलिटी परमानेंटली शट डाउन करनी पड़ी। फ्रांस ने भी अपना फ्लैगशिप सुपर फिनिक्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। मल्टीपल लीक्स और बड़े टेक्निकल फेलियर्स के बाद उन्होंने भी गिव अप कर दिया। इनफैक्ट अप्रैल 2026 से पहले सिर्फ रशिया ने कमर्शियली इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली चलाया था। वहीं इंडिया ने बिना किसी फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के प्योरली अपनी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस पर रिलाई करते हुए इसे अचीव किया है। टू बी ऑनेस्ट, 200 से ज्यादा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज इसमें लगाए हैं। पुणे की किर्लोस्कर ब्रदर्स, हैदराबाद की MTAR टेक्नोलॉजीज और मुंबई की वालचंद नगर इंडस्ट्रीज जैसी बहुत कंपनीज ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। चैप्टर 5 स्केल अप। लेकिन अब एक और प्रैक्टिकल सवाल उठता है कि कल्पाकम का ये रिएक्टर 500 मेगावाट्स जनरेट करता है, लेकिन हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट हजारों मेगावाट्स में है। तो इस एक चीज को हम स्केल अप कैसे करेंगे? एक्चुअली इसको स्केल करने का फाउंडेशन 2025 में ही रखा जा चुका था, जब इंडियन पार्लियामेंट ने शांति बिल पास किया था। इस लेजिस्लेचर ने इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को प्राइवेट कॉर्पोरेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया था। अब टाटा, अदानी, L&T जैसे हैवीवेट्स भी अपना बड़ा कैपिटल इस स्पेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का एम्बिशियस टारगेट है कि आज की 8.8 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी को 2047 तक सीधा
100 गीगावाट्स तक लेकर जाने का। इसके अलावा हम मल्टी फ्रंट वॉर भी लड़ रहे हैं। मिशन समुद्र मंथन के अंडर डीप वाटर ऑयल एक्सप्लोरेशंस में $100 बिलियन लगाने का टारगेट है। और इस पूरे चेंजिंग एनर्जी इकोसिस्टम को देखकर आज माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और गूगल जैसे ग्लोबल जायंट्स ऑलमोस्ट $40 बिलियन इंडियन ग्रीन डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर्स की हजारों जॉब्स भी क्रिएट होंगी, जिसके लिए आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। ये नैरेटिव इनकम्प्लीट और गलत होगा अगर हम इसके सामने खड़े बॉटलनेक्स को इग्नोर कर दें। 100 गीगावाट्स का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए ऑलमोस्ट 15 से 19 लाख करोड़ रुपए का मैसिव कैपिटल चाहिए। और रियलिटी ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली रिस्क एनालाइज करके ही सोचते हैं। वो अभी भी सोलर पावर को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पे रिटर्न साइकिल छोटा होता है कंपेयर टू अ न्यूक्लियर प्लांट। जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं सेट करती, ज्यादा इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को गारंटी चाहिए कि 15 साल बाद जब प्लांट शुरू होगा तब इलेक्ट्रिसिटी एक फिक्स्ड प्राइस पर ही सेल होगी। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर मैंडेट दिया है कि आगे के प्लान्ड 6 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को तभी ग्रीन लाइट मिलेगी जब ये करंट रिएक्टर एक पूरे साल तक कंप्लीटली फ्लॉलेस ऑपरेट करेगा। हाँ, स्टेज 3 यानी इंडिया को अनलिमिटेड थोरियम पर चलाना एक डेकेड्स लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन इस टाइम को एक फेलियर या डिले की तरह मत देखिए, इसको एक जनरेशनल शिफ्ट की तरह देखिए। दुनिया के डेवलप्ड नेशंस ने जिस दरवाजे को इम्पॉसिबल बोलकर हमेशा के लिए बंद कर दिया था, इंडिया के इंजीनियर्स ने 22 साल लगाकर वो दरवाजा वापस खोला है। और बड़ा शिफ्ट होने में ऑब्वियसली वक्त लगता है, लेकिन कल्पाकम में उसकी फाउंडेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। आज भी हमारे $260 बिलियन बाहर जा रहे हैं, वो कल सुबह अचानक नहीं रुकेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शायद कल भी उतना ही टेंशन होगा, लेकिन एक फंडामेंटल शिफ्ट हो चुका है। पहली बार इंडिया के पास फॉर्मली वो प्रूवन टेक्नोलॉजी है, वो रॉ रिसोर्स मटेरियल है और वो इंस्टीट्यूशनल रोड मैप है जो एक ना एक दिन इस बड़े इकोनॉमिक लॉस को परमानेंटली बंद कर देगा। और जैसे कि मैंने आगे कहा, हम अरब ऑयल को चाइनीज बैटरी से रिप्लेस करने की जगह कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एनर्जी मॉडल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। मैं हूं झील, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट डाउन की नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस।